हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए क्वेश्चन। तो डेली क्यूज रहता है, ठीक है। आज 23/10/2024 का क्वेश्चन देखेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ के अल नीनो एक जलवायवीय परिघटना है जो उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में होती है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में नहीं, ये प्रशांत महासागर में होता है, ठीक है ना। दूसरा है अल नीनो की घटनाओं के दौरान पूर्वी व्यापारिक पवनें तेज हो जाती है, नहीं, वो उस पर प्रभाव पड़ता है और वो मंद हो जाती है। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है। तीसरा है कि नकारात्मक आईओडी मतलब इंडियन ओशियन डाइपोल हिंद महासागर द्विध्रुव अल नीनो का पूरक है जिससे गंभीर सूखा पड़ता है। तो आंसर होगा ऑप्शन तीसरा जो है सही है। पूछा है कितने सही है, तो केवल एक, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं कि अल नीनो एक जलवायवीय परिघटना है जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में होती है। इसमें समुद्र की सतह के तापमान का गर्म होना, वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियों के सामान्य पैटर्न को बाधित करना शामिल है। इसलिए कथन क्या है, एक सही नहीं था। कर अल नीनो की घटनाओं के दौरान व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है और पश्चिम प्रशांत महासागर से गर्म जल पूरब की ओर प्रवाहित होता है जिससे वैश्विक स्तर पर वर्षा का पैटर्न में बदलाव होता है। अल नीनो का मौसम कृषि, मत्स्य पालन तथा पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, अतः कथन दो क्या है, सही नहीं है। आगे कि हिंद महासागर द्विध्रुव क्या होता है, तो इसे दो क्षेत्रों हिंद महासागर के पूर्वी भाग यानी अरब सागर और पश्चिम भाग के मध्य के तवांतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर की तापीय और वायुमंडलीय स्थितियों में स्पष्ट परिवर्तन के कारण इसे भारतीय नीनो भी कहा जाता है। एक सकारात्मक आयोडी तब होता है जब समुद्र की सतह का तापमान अरब सागर में सामान्य से अधिक और उष्णकटिबंधीय पूर्वी महासागर में सामान्य से कम होता है। जब स्थिति विपरीत होती है तो ऋणात्मक आयोडी विकसित हो जाता है। सकारात्मक आयोडी भारतीय उपमहाद्वीप में अधिक मानसून वर्षा और अधिक सक्रिय यानी सामान्य वर्षा से अधिक मानसून के दिनों की ओर जाता है, जबकि नकारात्मक आयोडी कम वर्षा लेकर आता है और अधिक मानसून ब्रेक डे कोई वर्षा नहीं की ओर जाता है। नकारात्मक आयोडी अल नीनो का पूरक है जिससे गंभीर सूखा पड़ता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। कथन 3 सही है। आगे देखते हैं। एवरग्रीनिंग लोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन पढ़ते हैं, यह एक ऐसे उधारकर्ता को नए या अतिरिक्त ऋण देने की प्रथा है जो मौजूदा ऋणों को चुकाने में असमर्थ है। दूसरा है एवरग्रीनिंग लोन बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता की नकारात्मक धारणा बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन जो है सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट है। एवरग्रीनिंग लोन क्या है, तो एवरग्रीनिंग लोन जॉबी ऋण का एक रूप है। यह एक उधारकर्ता जो वर्तमान में प्राप्त ऋणों को चुकाने में असमर्थ है को नए या अतिरिक्त ऋण देने का एक तरीका है जिससे गैर निष्पादित आस्तियों या बैड लोन की वास्तविक स्थिति को छुपाया जाता है, अतः कथन एक सही है। आगे है एवरग्रीनिंग लोन के लिए प्रयुक्त दृष्टिकोण। तो एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने से बचने के लिए दो उधारदाताओं के बीच ऋण या ऋण उपकरणों को बेचना और खरीदना कर अच्छे कर्जदारों की डिफॉल्ट को छिपाने के लिए दबावयुक्त कर्जदारों के साथ संरचित सौदे करने पर सहमति व्यक्त करना, उधारकर्ताओं के पुनर्भुगतान दायित्वों को समायोजित करने के लिए आंतरिक या कार्यालयीय खातों का उपयोग करना, दबावयुक्त उधारकर्ताओं या संबंधित संस्थाओं को पहले के ऋणों के भुगतान की तारीख के आसपास नए ऋणों का नवीकरण या वितरण करना।
थोड़ा और है कि प्रभाव क्या है एवरग्रीनिंग लोन का। तो एवरग्रीनिंग लोन बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता की नकारात्मक धारणा बना सकते हैं और दबावयुक्त परिसंपत्तियों की पहचान और उनके समाधान में देरी कर सकते हैं, इसलिए कथन दूसरा सही था। यह ऋण अनुशासन के साथ उधारकर्ताओं के बीच नैतिक जोखिम को भी कम कर सकता है तथा जमाकर्ताओं, निवेशकों और नियामकों के विश्वास को समाप्त भी कर सकता है। आगे है कर परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ है यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करता है जहाँ उनकी आबादी अपेक्षाकृत अधिक है। तो पहला कथन सही है। यह एक उच्च शक्ति वाला निकाय है जिसके आदेशों को कानूनी शक्ति प्राप्त होती है और किसी भी न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। तो कथन दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। परिसीमन आयोग नियुक्ति आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है। ठीक है, तो परिसीमन आयोग जो है भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है, ये ध्यान रखना है। संगठन सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसमें होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त होते हैं, यानी जिस राज्य में परिसीमन किया जा रहा है। कार्य क्या है? सभी निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी को लगभग बराबर करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का निर्धारण करना। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करना जहां उनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। अतः कथन एक सही है। शक्तियाँ क्या है परिसीमन आयोग के सदस्यों के मध्य मतभेद के मामले में बहुत मत से की गई राय मान्य होती है। यह एक उच्च शक्ति वाला निकाय है जिसके आदेशों को कानूनी शक्ति प्राप्त होती है और किसी भी न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। अतः कथन दो सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज का चौथा क्वेश्चन, कथन एक है फ्लोरीसिन एक रसायन है जो आमतौर पर जल के नीचे निर्माण में रिसाव का पता लगाने हेतु उपयोग किया जाता है। ठीक है, और दूसरा कथन है कि फ्लोरोसिन की उपस्थिति के कारण वेनिस की ग्रेन कनाल हरी हो जाती है। तो ध्यान देना है कि आंसर तो यहाँ पे बी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों कथन सही है बट व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ग्रेन कनाल में जो रिसाव होता है उसका जो चेकिंग है फ्लोरोसिन के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, यही होना चाहिए। आगे देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि वेनिस की प्रसिद्ध ग्रेन कनाल ने हाल ही में चमकीले हरे रंग का रूप ले लिया है। जल के परीक्षण के नमूने लेने के बाद अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह रंग फ्लोरोसिन के कारण हुआ था। यह एक रसायन जो आमतौर पर जल में किए जा रहे निर्माण में रिसाव का पता लगाने के लिए उपयोग तो किया जाता है। अतः दोनों कथन सही है, लेकिन यहाँ है कि हालांकि ग्रेन कनाल में रिसाव का पता लगाने के लिए फ्लोरोसिन का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, इसलिए कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है, लेकिन दोनों कथन सही है। हालांकि फ्लोरेसिन में विषाक्तता का स्तर कम होता है और इस परीक्षण ने नहर के पारिस्थितिकी तंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। फ्लोरोसिन की सांद्रता के आधार पर नहर को अपने सामान्य रंग में लौटने में कुछ और दिन का समय लग सकता है क्योंकि यह रसायन घुलनशील है। और ये आपका जून के आसपास का करंट अफेयर है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 है निकोटीन तंबाकू के पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला एक रासायनिक यौगिक है। कथन 2 है निकोटीन एक अल्कोलाइड है जो केवल एक उत्तेजक है। यहाँ है कथन कि उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं। तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन यहाँ ये है जो केवल एक उत्तेजक है, नहीं ये सामक भी है। ठीक है, ये सामक के रूप में भी यूज होता है और उत्तेजक के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसके अनुसार कथन एक सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं, निकोटीन एक रासायनिक यौगिक है जो तंबाकू के पौधे यानी निकोटियाना टैबेकम और नाइटशेड परिवार के कुछ अन्य पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। अतः कथन एक सही है। यह एक अल्कलॉइड है जो सामक और उत्तेजक दोनों होता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। आगे देखते हैं,
करा है जनसंख्या के बड़े हिस्से का बीमा सुनिश्चित करने हेतु भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के नए ब्लूप्रिंट यानी खाका, ठीक है, ब्लूप्रिंट का मतलब हिंदी में खाका होगा, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा इस योजना का मुख्य घटक बीमा विस्तार नामक एक ऑल इन वन बीमा पॉलिसी का निर्माण है जो चिकित्सा आपात स्थिति, दुर्घटनाओं, चोरी और परिवार में मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करेगा। दूसरा है कि ग्राहकों को सुविधाजनक वन स्टॉप शॉप अनुभव प्रदान करने हेतु बीमा कंपनियों एवं वितरकों को एकीकृत करने के लिए बीमा सुगम नामक एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ दोनों कथन जो है सही है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ भी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। करा भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण मतलब IRDAI ने भारतीय आबादी हेतु बीमा कवरेज का विस्तार करने के लिए एक ब्लूप्रिंट यानी खाका पेश किया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत के प्रत्येक नागरिक का बीमा सुनिश्चित करना है जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से बैंकिंग तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लक्ष्य के समान है। इस योजना का मुख्य घटक बीमा विस्तार नामक एक ऑल इन वन बीमा पॉलिसी का निर्माण है जो चिकित्सा आपात स्थिति, दुर्घटनाओं, चोरी और परिवार में मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करेगा। अतः कथन एक सही है, ठीक है। करे ग्राहकों को सुविधाजनक वन स्टॉप शॉप अनुभव प्रदान करने हेतु यहाँ पे स्लाइड जो है ढक गया, इसलिए अगले में क्या है वो देख लेते हैं। करे यह प्लेटफॉर्म राज्यों द्वारा बनाए गए आभासी मृत्यु पंजीकरण से भी जुड़ा होगा जिससे जीवन बीमा दावों का तेजी से निपटान संभव होगा, संभवतः घंटों या एक दिन के भीतर। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आज का 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है। कह रहा है वर्ष 2001 से 2 की तुलना में वर्ष 2021 से 22 में भारत में बीमा कवरेज बढ़ी है। फिर है केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रीमियम पर 18% GST लागू किया है। तो हमको लगता है इसमें GST की बात तो है जो सही है, लेकिन बढ़ा है कि नहीं ये ध्यान नहीं है। यदि बढ़ा है तो ऑप्शन सी, नहीं बढ़ा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लेते हैं। ओह, एक चीज़ और है यहाँ पे, क्या सही नहीं है ये ध्यान देना था ना, क्वेश्चन में ऊपर ही मेन था, ठीक है, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो ये दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2001 से 2 की तुलना में वर्ष 2021 से 22 में भारत में बीमा कवरेज जो है बढ़े ही हैं और केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रीमियम पर जो है 18% GST भी लागू किया है। तो आइए देखते हैं हम कि भारत में बीमा कवरेज वर्ष 2021-2 में 2.7 से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 4.2 हो गई है। अतः कथन एक सही है। निम्न वित्तीय साक्षरता स्तर और बड़ी आबादी को यथास्थिति से बाहर निकालने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रीमियम पर 18% GST लागू किया है, अतः कथन 2 सही है। करा IRDAI में नेतृत्व की निरंतरता सुनिश्चित करना समान रूप से महत्वपूर्ण है, जैसे कि वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल से पहले इसके शीर्ष पर 9 महीने का निर्वात बिल्कुल अस्वीकार्य है। तो कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। बुद्ध और बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कपिलवस्तु से शासन करने वाले ग्याद्रिक वंश के शाही परिवार में हुआ था। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होते हैं कि उसके हर टर्म को देखना जरूरी होता है, नहीं तो जल्दी जल्दी में गलती होता है। दूसरा भी है बौद्ध धर्म ने माध्यम मार्ग यानी मध्य मार्ग का वर्णन किया जिसका पालन किया जाना था। तो इसमें तो ऐसा कुछ गलती नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ग्यात्रिक वंश नहीं, शाक्य वंश के थे, ठीक है ना। गौतम बुद्ध जो थे शाक्य वंश के थे, इसलिए पहला कथन गलत है, तो सही है केवल 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए यहाँ देखते हैं कि उनका जन्म सिद्धार्थ के रूप में लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में एक शाही परिवार में हुआ था जो भारत नेपाल सीमा के पास से स्थित है। उनका परिवार शाक्य वंश से संबंधित था जो कपिलवस्तु लुम्बिनी में शासन करता था। अतः कथन एक सही नहीं है, ठीक है। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 महान सत्य या आर्य सच आर्य सचनी की मूल अवधारणा में समाहित है, या आर्य सच, ठीक है ना।
तो चार महान सत्य क्या था? दुख अर्थात संसार दुखमय है, दुख समुदाय अर्थात दुखों का कारण भी है, फिर है दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत संभव है। कर इसे अथंगा मग्गा यानी अष्टांगिक मार्ग का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। चौथा ये हो गया, ये चार। कर है बौद्ध धर्म ने इसके स्थान पर मध्यम मार्ग यानी माध्य मार्ग का उल्लेख किया, जिसका पालन किया जाना था। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही है। आगे देखते हैं। करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा प्रबंधन में बार बार परिवर्तन किसी राष्ट्र की मौद्रिक प्रणाली की विश्वसनीयता को कम नहीं कर सकता है। तो बार बार यदि मुद्रा परिवर्तन होता है तो विश्वसनीयता को तो कम कर ही सकता है, इसलिए पहला कथन तो गलत है। ठीक है, दूसरा है कि भारत में नकदी जीडीपी अनुपात वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2021 में बढ़ा, लेकिन वर्ष फिर 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में पुनः गिर गया। तो ये डाटा आगे दिया हुआ, इसके अनुसार ये कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो कितने कथन सही? तो केवल 2, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो बी तो है। तो मुद्रा प्रबंधन में बार बार परिवर्तन किसी राष्ट्र की मौद्रिक प्रणाली की विश्वसनीयता को कम कर सकता है, अतः कथन एक सही नहीं है। भारतीय मुद्रा में स्थिरता और अनिश्चितताओं की कथित कमी के कारण परिसंपत्तियों को एक दायित्व के रूप में देखने के लिए भारतीय रुपये में स्थिरता चाहने वाले हो सकते हैं। कर वर्ष 2015-16 में भारत में नकदी जीडीपी का अनुपात जो था कितना था? 12%, लेकिन यही वर्ष 2021 में बढ़कर हो गया 14.5%। तो 2015-16 से यहाँ 2020-21 में बढ़ा, लेकिन फिर पुनः वर्ष 2021-22 में ये कम होकर 13.3% हो गए, अतः कथन 2 सही। कर भारतीय ओलंपिक संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है आईओए की स्थापना वर्ष 1947 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1807 के तहत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी। कर यह ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों तथा अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने एवं भारतीय टीमों के प्रबंधन हेतु एथलीटों का चयन करने के लिए जिम्मेदार निकाय है। तो यहाँ पे कॉमन सी बात है कि भारतीय ओलंपिक संघ ओलंपिक से रिलेटेड खेल, ठीक है ना, ओलंपिक खेल का प्रबंधन ही करेगा, बाकी खेलों से इसे मतलब नहीं है। तो गलत यही है, तो केवल एक ही सही होना चाहिए, ऑप्शन ए। ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना वर्ष 1947 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी, अतः कथन एक सही नहीं है। कर यह भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ के रूप में भी कार्य करता है, जो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु एथलीटों का चयन करता है। यहीं भर में आपको उत्तर मिल गया, बाकी ढक गया। तो वही है कि ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, उसी को बात को दोहराया और लिखा है, इसीलिए गलती है। ठीक है, जो ऑप्शन बी में था, ढक गया फिर भी यहाँ पे, लेकिन आपका उत्तर इतना में कंप्लीट है। तो और आगे है क्या?